अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। कैसे? सपोज हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम था। अगर हमने उस सिस्टम को कुछ डेल्टा क्यू अमाउंट अगर हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड किया है, हीट एनर्जी या किसी भी तरीके का एनर्जी हो सकता है, चाहे वो आपका थर्मल इंटरेक्शन हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल इंटरेक्शन हो या फिर आपका डिफ्यूजिव इंटरेक्शन हो। ओके, किसी भी मेथड से हमने उस सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट एनर्जी दिया किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। सो ये जो डेल्टा क्यू अमाउंट जो एनर्जी है ये यूज होगी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, और जो वर्क डन है वो करने के लिए। ओके, सपोज हमने इतना अमाउंट हीट का दिया और सिस्टम ने क्या किया, कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम का चेंज कर दिया, प्लस उस सिस्टम ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। ओके, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये कंजर्व होनी चाहिए। ओके, अगर कुछ अमाउंट इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाता है तो बचा हुआ जो वर्क है, जो एनर्जी है, वो आपका वर्क डन करने में जाना चाहिए। ओके, इट मीन्स ये एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है कि आपका जो हीट गिवन है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, वो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन करने में यूज होता है। ओके, और ये जो वर्क डन है ये सिस्टम करेगा। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो डेल्टा क्यू है वो इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां से डी यू इज इक्वल टू, यहां से देखिए, डेल्टा क्यू माइनस टी डब्ल्यू। ओके, सॉरी यहां पर ये डी नहीं होगा, डेल ही होगा। क्यों होगा इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए, ये जो केस है ये आपका इन दो केसेस में है, जब आपका थर्मल इंटरेक्शन हो रहा है या फिर किसी भी तरीके का मैकेनिकल इंटरेक्शन हो रहा। बट हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, ओके, वो जो चेंज होगा वो कितना होगा, डेल्टा यू जो है, सपोज ये डेल्टा यू प्राइम अगर मैं कर देता हूं, टोटल जो है, या फिर यू टी जो है टोटल कितना होगा, वो इज इक्वल टू, देखिए अगर थर्ड कंडीशन भी हमारे पास है कि वो डिफ्यूजिव इंटरेक्शन भी कर रहा है सिस्टम, देन डी यू जो है एक तो ये हो जाता है इन दोनों की वजह से, प्लस हमने देखा था कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते हैं इनटू उसका केमिकल पोटेंशियल, ये हमारे पास वैल्यू आया था ना। सो हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल तीनों इंटरेक्शंस के लिए कि आपका जो डी यू है वो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और प्लस कितना हो जाता है, डेल्टा एन इंटू म्यू। ये जो है ये आपका एक्सप्रेशन है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ये जो है ये एक्सप्रेशन आ जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का।
बट हम क्लियरली चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कि आपका जो एनर्जी है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। अब देखिए कि नॉर्मली हम जो डिफ्यूजिव इंटरेक्शन है उसको एक तरीके से यूज नहीं करते हैं। सो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो सिर्फ यहाँ तक ही होगा, इतना ही, 3 ही टर्म्स होंगे, या फिर बोल सकते हो ये जो टर्म है यही आपका होगा उस केस में। ओके, अब ये तो बात आ जाता है एक्सप्रेशन के लिए। अब देखिए एक टर्म हमें जानना जरूरी है कि कब एनर्जी पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है, कब वर्क डन पॉजिटिव होता है। कैसे? बिकॉज हो सकता है कि जो सिस्टम है उसका इंटरनल एनर्जी तो हम चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि उसका इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ओके, बिकॉज अगर जो इंटरनल एनर्जी है वो एक तरीके से रिलीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वाटर है वो आइस में चेंज होता है, इट मीन्स उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हुआ है, बिकॉज एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ है। सो उस केस में तो आपका डेल्टा यू जो है वो डिक्रीज होगा और नेगेटिव होगा। ओके, और इंक्रीज होता है तब पॉजिटिव होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डी यू में। बट प्रॉब्लम आती है कि आपका जो वर्क डन है, ये जो डब्ल्यू है और ये जो आपका डेल्टा क्यू है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं। ओके, सो हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ऊपर वर्क हम कर रहे हों, या फिर सिस्टम हमें वर्क डन दे रहा हो डेल्टा क्यू एनर्जी लेके। ओके, और हो सकता है कि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो या रिलीज कर रहा हो। ओके, सो अगर हीट, अगर हम उस सिस्टम को देते हैं, हीट इज गिवन, उस केस में डेल्टा क्यू जो है वो आपका पॉजिटिव होता है। ओके, हीट हमने उसको दिया है। ओके, और अगर हीट ड्रेन करते हैं वहां से, देन डेल्टा क्यू जो है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, अब आता है वर्क डन के लिए। ओके, सो अगर सिस्टम जो है वो आपका कुछ वर्क करके देता है हमें, देन ये जो है ये आपका पॉजिटिव होगा W। ओके, और अदरवाइज अगर हम करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन ये जो वर्क डन है W वो आपका नेगेटिव होता है। सो ये 3-4 जो क्वांटिटीज थी, कब आपका हीट नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। ओके, अब देखिए, अब एक यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टर्म और आया कि ये हमारा एक्सप्रेशन था किसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के अंदर डी लिया है, बट डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू में हमने डेल यूज किया है। ओके, ये किस लिए होता है, ये देखिए, डी जो है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ओके, और डेल जो है वो आपका इनएग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट में देखिए क्या फर्क होता है कि जो क्वांटिटी आपकी पाथ पे डिपेंड करती है, इट मीन्स सपोज मुझे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना था, तो कोई क्वांटिटी अगर पाथ पे डिपेंड करती है देन वो आपकी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को फॉलो करेगा। सो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी क्या होगी, पाथ डिपेंडेंट। ओके, और ये जो क्वांटिटी है ये आपकी क्या होगी, पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, कैसे, इसको हम देखते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास क्या था, कुछ इस तरीके से डायग्राम था। ओके, यहां पर आपका P है, यहां पर आपका
v है। ओके, सपोज कोई सिस्टम है वो इस पॉइंट से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाता है। ओके, हो सकता है वो ये पाथ फॉलो करे स्ट्रेट लाइन, हो सकता है वो कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करे। ओके, सो 2 डिफरेंट पाथ हम अज्यूम करके चल रहे हैं। फर्स्ट पाथ है वो सपोज ए है और ये वाला पाथ बी है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें चेक किस किस के लिए करना है। देखिए सबसे पहले आता है आपका वर्क डन के लिए करते हैं कि वर्क डन आपका जो इनएग्जैक्ट क्वांटिटी है, बिकॉज इसके लिए हम डेल यूज कर रहे हैं। इट मीन्स वर्क डन जो है वो आपका पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए ही हम यहां पर डेल यूज कर रहे हैं। ओके, क्यों होता है इनएग्जैक्ट क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे पाथ पे डिपेंड करता है, वो हम यहां पर देख सकते हैं। कैसे कि वर्क डन जो है, वर्क डन W इज इक्वल टू कितना होता है, P डेल्टा V। ओके, अगर मैं टोटल निकालना चाहता हूं तो मुझे इंटीग्रल करना पड़ता है उस पर्टिकुलर रेंज में। सो अगर मैं चाहूं तो इसको क्या है नीचे एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, सो यहां पर ये जो कर्व है, एरिया अंडर द कर्व मेरा वर्क डन के इक्वल होगा PV, जो डायग्राम है उसमें। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, बिकॉज ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से अगर आप स्ट्रिप बनाते हो एक इस फंक्शन से, ओके, सो यहां पे ये वैल्यू जो है ये आपका P, ओके, और dv v1 से v2 की तरफ जा रहा है, सपोज ये जो रेंज है ये। ओके, सो P dv v1 टू v2, यही तो वर्क डन होता है, यहां पर हमने एक्सप्लेन किया। इट मीन्स ये पाथ पे जरूर डिपेंड करेगा। अब यहां से हम क्लियरली चेक कर पा रहे हैं। सपोज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ऐसा न लेके थोड़ा इस तरीके से लेते हैं कि ये लीजिए, ये थोड़ा सिंपल है। अब एक तो एरिया ये है, देखिए, ओके, ये एरिया, और एक ये जो टोटल एरिया है, इस जो ट्रायंगल सा बन रहा है शेप, इसको इंक्लूड करके। सो इट मीन्स दोनों कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो डिफरेंट है। ओके, इट मीन्स जो प्रोसेस है वो तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सेम स्टेट तक ही जा रहा है, बट पाथ डिफरेंट फॉलो कर रहा है। इसकी वजह से जो वर्क डन था वो हमारा चेंज हो रहा है। इट मीन्स वर्क डन जो क्वांटिटी है वो आपका पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो इनएग्जैक्ट डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल फॉर्म है, वो हमने डेल डब्ल्यू, ये डेल क्यू था नहीं, ये डेल डब्ल्यू चेक कर रहे थे सबसे पहले। सो डेल डब्ल्यू है वो आपका क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। अब बात आती है, देखिए डेल्टा क्यू की जो हीट है वो किस तरीके से डिफरेंट हो सकती है पाथ पे। ओके, अब इसको कंसिडर करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज हमें किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करना है, उसको हीट करना है। ओके, सपोज हमें किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करना है तो किन किन मेथड से कर सकते हैं, या तो उसको हीट कर सकते हैं, और या फिर उसके ऊपर कोई दूसरा मेथड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वाटर को सपोज बोल दिया जाए कि आप इतने टेम्परेचर तक इसको मेंटेन करो, या फिर इसका इंक्रीज करो टेम्परेचर इतने टेम्परेचर से। सो अगर आप हीट करते हो तो वो आपके लिए इजी रहता है, बट अगर आप उसको एक तरीके से उसके अंदर पेडल्स लगा के अगर उसको मिक्स करोगे देन आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वो मेथड है वो हार्ड रहेगा आपके लिए। ओके, इट मीन्स आपने एनर्जी दोनों मेथड में क्या किया है, डिफरेंट एनर्जी आपने लगाया है। ओके, बट आपको लास्ट में टेम्परेचर तो एक ही मिल रहा है ना दोनों केसेस में, बिकॉज एक हीट करने से आप वर्क डन कम करते हो। ओके, बट पेडलिंग से अगर आप करोगे तो टेम्परेचर आपको सेम मिलेगा वहां तक जाने पर, बट जो वर्क डन जो आप कर रहे हो दोनों प्रोसेसेस में, जो हीट फ्लो है दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। ओके, इट मीन्स डेल्टा क्यू जो है वो भी आपका
पाथ पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर डेल क्यू लगाया। अब देखिए जो U जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो किस तरीके से आपका इंडिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी होता है, देखिए U इज इक्वल टू कितना होता है, हमने कितना चेक किया था, म्यू प्लस U इज इक्वल टू म्यू प्लस ETH अपना कितना आया था 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ही तो आता है। ओके, अब देखिए ये जो आपका वेलोसिटी है और ये जो k वगैरह है, ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो एक तरीके से स्टेट क्वांटिटीज होती हैं। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि p, v और t, अगर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, देन उस केस में हम उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज पीवीटी है वो ही डिफाइन करता है आपकी काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, और ये जो क्वांटिटी है सिस्टम के लिए कांस्टेंट ही होगा। ओके, सो देखिए अब कई बार क्या होता है, ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाता है, इसको हम क्वांटम सिस्टम में कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पर हम नॉर्मली क्या है इंडिपेंडेंट एज्यूम करते हैं, बट फिर भी ये एक टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। इट मीन्स अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप उस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब मुझे जाना कहाँ से कहाँ तक था, इस स्टेट से इस स्टेट तक मुझे जाना था। ओके, सो अगर हमें U1 और U2 की वैल्यू दी जाए कि U1 इज इक्वल टू U, सपोज यहाँ पर टेम्परेचर अपना कांस्टेंट लेके चलते हैं, सो P1 और V1 या फिर टेम्परेचर आप चेंज कर दो, सपोज P1 V1 T1। ओके, U2 था आपका U, P2 V2 और T2, डिफरेंट स्टेट था ना। अब देखिए हमें चेंज निकालना है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 की पहले का जो लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज, उसमें कितना एक तरीके से इंटरनल एनर्जी था और इनिशियल स्टेट में कितना है, दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्ट डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या मिला है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव में U जो है वो इसके अंदर आएगा और इसके अंदर W और जो हीट है फिर जो एनर्जी है वो इसके अंदर आएगा। ओके, सो हीट जो है वो एक तरीके से क्या होगा अपना इनएग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगा और वर्क डन भी आपका इनएग्जैक्ट क्वांटिटी होता है। ओके, सो इस तरीके से जो हमने कंप्लीटली एक तरीके से डिस्कस किया है कि जो एक्सप्रेशन क्या आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ओके, इसमें हमने जो क्वांटिटीज ली हैं उनको हमने एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, या फिर बोल सकते हो क्या क्या आउटपुट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आए। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट था कि इट डिफाइंस इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है फंक्शन की, एंड कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। जैसे हमने रिलेशन चेक किया था कि दो जो आपकी इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं जिसके अंदर आपका जो हीट जो ट्रांसफर है और आपका जो वर्क डन है वो दोनों ही आपकी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं, जिसकी वजह से क्या है उनको इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से लिखा जाता है, बल्कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, इसीलिए फिर वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल से लिखा जाता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट आता है कि इट हाईलाइट्स दैट हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, कि जो हीट है वो एक तरीके का एनर्जी ही है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वर्क डन है वो एक तरीके से एनर्जी होती है। ओके, अब ये सारी क्वांटिटीज का यूनिट तो सेम होना चाहिए ना, सो ये जो हीट ट्रांसफर है वो भी एक तरीके से क्या होगा
एनर्जी का ही फॉर्म होगा। ये भी हमें यहाँ से मैथमेटिकली मिल रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिल रहा है बिकॉज हम चेक कर पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो या तो आपके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा या फिर वर्क डन में जाएगा। सो यहाँ से जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि इट रूल्स out the possibility of constructing a machine which can work on its own without an input. Such a machine is called the perpetual motion machine of the first kind. इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि अगर हम किसी भी तरीके का उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या वो वर्क डन हमें दे पाएगा? ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा, बिकॉज अगर इंटरनल एनर्जी क्या वर्क डन कर सकता है बट एक स्मॉल अमाउंट में ही कर पाएगा। ओके, हमें कंटिन्यूसली वर्क तभी मिल पाएगा जब हम डेल्टा क्यू उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, तब तक हमें वर्क डन मिलता रहेगा। इट मीन्स अगर हम वर्क डन चाहते हैं तो हमें हीट देना पड़ेगा। इट मीन्स कोई भी ऐसा सिस्टम या फिर मशीन पॉसिबल नहीं है जो अपने आप में ही काम करती रहे विदाउट एनी इनपुट, जो कि हमारा हीट एनर्जी होगा, वो इनपुट है, आउटपुट हमारा वर्क डन होगा। सो इस मशीन को हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट काइंड मशीन क्या होती है, सेकंड काइंड मशीन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं यहाँ पर। ओके, सो ऐसी मशीन अगर कंस्ट्रक्ट हो जाए जो बिना किसी हीट या फिर एनर्जी को इनपुट में लिए आपको वर्क डन प्रोवाइड करती रहे, तो जो एनर्जी की प्रॉब्लम है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हमने यहाँ पर चेक किया। ओके, बिकॉज हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से जो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो आपके जो आउटकम थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके आउटकम थे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें थी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर बोल सकते हो उसकी वीकनेस तो नहीं कह सकते, बट एक तरीके से वो चीज़ें जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनको अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ओके, इसके अंदर फर्स्ट लिमिटेशन आती है कि इट फेल्स टू एक्नॉलेज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेसेस ऑकर इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम ऐसी प्रोसेसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं जो यूनिडायरेक्शनल हो। ओके, किस तरीके से वो देखते हैं कि इट डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी विच फॉर श्योर नेवर ऑकर्स। इट मीन्स कि यूनिडायरेक्शनल जो प्रोसेसेस हैं उनको ही ओनली एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी में आपका जो हीट का फ्लो है वो होता है, एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल है ना। अब देखिए, अब क्या पॉसिबल है कि आपका जो फ्लो है हीट का वो रिवर्स हो जाए, यूनिडायरेक्शनल न होके एक तरीके से दोनों डायरेक्शन में हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, सो यहां पर हमने एग्जांपल लिया कि कोल्डर टू हॉटर बॉडी, क्या आपका टेम्परेचर पॉसिबल है फ्लो करना? ऑब्वियसली हमें पता है रियल लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है कि कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी में आपका जो हीट है वो फ्लो करे। ओके, बट क्या ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर्स हैं हमारे, जो क्या करते हैं, कोल्डर बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करके और इन्वायरमेंट में उसको क्या करते हैं, लीव करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो हीट है वो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ मूव करिए रिवर्सली। बट वहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। बट ये जो प्रोसेस है ये बोल रहा है कि बिना वर्क डन के ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, वैसे हमने अभी तक ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि ये सिर्फ यूनि डायरेक्शन को बताता है कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। ओके, जो हमने अभी रेफ्रिजरेटर वगैरह जो भी डिस्कस किया वो आगे आएगा, बाद में आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बाद में, बट उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे।
बट ये जानना जरूरी है कि क्या ये पॉसिबल है। ओके, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस क्या है, इट डज नॉट रूल आउट ए मशीन विच कैन टेक एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट इनटू फुल्ली वर्क. Such a machine is called perpetual machine of second kind and it is not physically permissible. ओके, अब देखिए दोनों चीजें डिफरेंट है. फर्स्ट में बोल रहा है कि यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन है, दोनों डायरेक्शन का कोई इंफॉर्मेशन है. ये कहता है कि हम सिस्टम की हेल्प से वर्क डन करते हैं. ये बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम या मशीन पॉसिबल है जो आपकी एनर्जी कहाँ से ले, इन्वायरमेंट से ले, और क्या है उसको फुल्ली कन्वर्ट कर दे वर्क में. ओके, ऐसी जो मशीन होगी वो आपकी क्या होगी, सेकंड काइंड होती है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड. यहां पर आपका मोशन भी आना चाहिए था, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड. और हमें फिजिकली पता है ऐसी कोई मशीन पॉसिबल ही नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर इंजन्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, एक सिस्टम से ही एनर्जी ले सकते हैं, एनवायरनमेंट से ले ही नहीं सकते. पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन्वायरमेंट से एनर्जी लेके उसको फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हो वर्क में. ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फुल्ली कन्वर्ट करना. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सिस्टम को अगर इन्वायरमेंट से आपने कर भी लिया, वैसे पॉसिबल नहीं है, बट कैसे भी करके हमने ऐसा मशीन बना लिया, बट वो टोटली कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उसको वर्क में. ओके, कुछ ना कुछ हीट है वो डिसिपिएट होगी वहाँ सिस्टम में. सो एक तरीके से जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, उसके बारे में किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो नहीं देता कि कैसे हम इन्वायरमेंट से क्या बना सकते हैं, जो वर्क डन करा सकते हैं इन्वायरमेंट एनर्जी से. ओके, सो इस तरीके से जो लिमिटेशंस थी आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो कंप्लीट हो जाती हैं. ओके, सो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है. ओके.